हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में आरआरबी टेक्नीशियन का जो भी एग्जाम हुआ था उसके आंसर की रिलीज की गई थी, उसके टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, इससे आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, तो वो फायदा नहीं है करने का। और ये क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम्स में भी काफ़ी मदद करेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के भी अच्छे सवाल हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन है। तो वीडियो कम से कम स्टार्टिंग के 10-11 क्वेश्चन तो एसएससी वाले बच्चे भी जरूर देख लेना। ठीक है, और अगर पूरी देख लोगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, एक एक करके हम सोल्व करेंगे। बाकी चैनल से जुड़े रहिए। और एक मैथ्स की मैंने लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है, ये प्लेलिस्ट की सारी वीडियो जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। और बाकी ये सारी जो और प्लेलिस्ट हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट की बना रखी हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको दिखा रखे हैं। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, सारे अपडेट मिल जाते हैं वहां पे आपको। जैसे अभी टेक्नीशियन की किया तो इसकी पीडीएफ मिल गई, साथ के साथ 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। इससे पहले आपकी आरपीएफ एसआई की आई थी, ठीक है, जेई की आई थी, रेलवे के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सबकी पीडीएफ डल जाती है, डी प्लस बी के एग्जाम्स की भी और एसएससी एग्जाम्स की भी। ठीक है, तो कोई भी पीडीएफ शायद ही होगी जो ना आपको टेलीग्राम पे मिले हमारे। और आरबी की वेबसाइट पे काफी सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के मॉक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, वो आप दे सकते हैं, या फिर पेड टेस्ट या कोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम में कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस भी आए थे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से ये रॉन्ग था। ठीक है, इसमें आंसर दे रखा है ए, ये वाला मतलब, लेकिन इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा नहीं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये 3 और 5 इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 15 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। नीचे 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, 10 + 9 19 हो गया, डिवाइडेड बाई 8/39 है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब डिवीजन होता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरे पास ये 15 × 39 डिवाइडेड बाई 8 × 19। अब यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज आप देख नहीं रहे जो कट सकती है, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वो 8 × 19, जो ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास ये होगा 8 × 19। तो डिनोमिनेटर में कहीं भी नहीं दिख रहा हमें, तो 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू की मिस्टेक रही होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारे पास इसी तरीके का ये वाला सवाल है, ये इसका भी आंसर क्या था, रॉन्ग था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे पास 9 और 6, 9 6 जा 54 ऊपर चला जाएगा, 9 5 जा 45, 6 7 जा 42, 45 + 42 87 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 और 23 है। अब अगेन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 54 × में 23 और 5 × में 87। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कट सकता है हमारे पास, आप देखेंगे 3 से काट दिया अगर मैंने तो ये 18 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा। आगे कुछ कटेगा क्या, नहीं। तो डिनोमिनेटर में जो भी आएगा वो 5 × 29 145 आएगा, जो कहीं भी नहीं है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस क्या है मेरे, गलत हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा रॉन्ग था। कहता है इसे सिंप्लीफाई करो, 1/sin² है -1, a 0 से 90 के बीच में। 1/sin² क्या होता है, आपको पता ही होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये तो हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये तो आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे ऑप्शन मार्क रखा था tan² थीटा, जो कि गलत है, इसका आंसर होगा कोट² थीटा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। बाकी अब हम जो सही क्वेश्चंस हैं वो अच्छे सोल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। एक सीक्वेंस के अंदर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है प्रोबेबिलिटी का, वो भी देखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक इवेंट है जिसमें ओड्स इन फेवर हमें दे रखा है 4:5। आपको पता होना चाहिए सीजीएल मेंस में भी ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट का क्वेश्चन आया था। ओड्स इन फेवर की अगर मैं बात करता हूं किसी भी इवेंट के, से इवेंट ए है, तो वो होता है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नोट। ठीक है, ऐसे अगर मैं ओड्स अगेंस्ट करूं, ओड्स इन फेवर हो गया ये, तो ओड्स अगेंस्ट किसी इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो वाली वैल्यू मेरे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ये चीज पता चल गई तो आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको ये ऑलरेडी पता होगा यहाँ पे कि पी ए किसी इवेंट का होना या किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो अगर आउटकम्स की केस में भी देखें, ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बताया, तो मैंने कहा यहां पे मैं कह सकता हूं पीए की जगह मैं लिख सकता हूं, क्योंकि आउटकम्स फेवरिंग इवेंट ए। ठीक है, ए के फेवर में आउटकम्स जो है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, और ए के अगेंस्ट जो इवेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये मेरे पास इवेंट्स फेवरिंग ए
इवेंट्स नॉट फेवरिंग ए, इसका भी रेशियो कह सकते हैं, और ऐसे इधर भी इवेंट्स नॉट फेवरिंग ए रेशियो इवेंट्स फेवरिंग ए, इसका भी मैं इसे इस रेशियो में भी देख सकता हूं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे या तो कोई इवेंट एक इवेंट को फेवर करेगा या फिर कोई चीज उसे फेवर नहीं करेगी, तो इन दोनों का सम अगर मैं कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, मेरा टोटल आउटकम्स कहलाएगा, ठीक है। ए प्लस ए नोट क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, जो भी आउटकम्स बन सकते हैं एक पर्टिकुलर केस में, तो वो क्या हो जाएगा, किसी इवेंट का होना या ना होना, उसके सारे अगर मैं सीरीज को ऐड कर दूं तो ये बनता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे, अगर हमें ये चीज पता है तो क्वेश्चन तो अब बड़े आसानी से होगा। कहता है एक इवेंट है, ओड्स इन फेवर क्या है मेरे पास 4/5, तो मैं कह सकता हूं ए बाई ए नोट कितना है मेरे पास 4/5 है। हमसे पूछा है इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इवेंट ना होने के आउटकम्स कितने हैं, यहां पे हमारे पास 5 होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4 + 5 9 होंगे, तो 5/9 क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 4/5 है, 1 में से घटा देंगे और कहेंगे सर 1/5 आंसर आ गया, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक। ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ओड्स इन फेवर लिखा है तो आप कह सकते हैं टोटल इवेंट्स फेवरिंग इवेंट ए, टोटल इवेंट्स नॉट फेवरिंग इवेंट ए का रेशियो दे रखा है, इन दोनों का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो सकते हैं। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है तो नॉट फेवरिंग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। अगर मुझसे यहां पे पूछता इवेंट्स ओड्स अगेंस्ट, हमसे पूछ लेता ओड्स अगेंस्ट, तो उस केस में आंसर होता 4/5, लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो ये होगा 5/9। अगला सवाल मेरे पास क्या आता है, ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट इज 7/4, तो मैं ओड्स अगेंस्ट की बात कर रहे हैं तो ए नोट डिवाइडेड बाय ए मैं कह सकता हूं 7/4 हमें दे रखा है। कोई दूसरा इवेंट है, उसके केस में क्या आता है कि उसके फेवर में जो है ओड्स इन फेवर, ये हमें दे रखा है कितना 8/5 दे रखा है। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है ए और बी का, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हैपन, कि कम से कम कोई भी एक इवेंट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एटलीस्ट वन क्या होता है, अगर हमसे पूछे कोई भी एक इवेंट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एटलीस्ट वन, तो इसे हम कहते हैं 1 माइनस नन। 1 तो क्या होता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, और उसमें से कोई भी इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मुझे एटलीस्ट 1 वाला केस दे देता है, ये हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। तो अब नन कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा मेरे पास ये वाला इवेंट भी ना हो और ये वाला इवेंट भी ना हो, इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप कहेंगे सर पी ए नोट क्या होगा, इवेंट ना होने के केसेस डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने होंगे 7 × 4 11। अगर मैं इसकी बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहां पे ना होने के चांसेस आउटकम्स कितने हैं 5, टोटल आउटकम्स 8 + 5 ये हो गया 13, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस, अब नन, ना ये इवेंट हो ना ये इवेंट हो, अगर ये वाला केस लेना तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना दोनों के दोनों, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उस केस में इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपने प्रोबेबिलिटी की मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए, बेसिक से सारी चीजें समझा रखी है, एक एक चीज कैसे बना क्यों हुआ, और वो देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखेंगे 11 × 13 क्या होता है 143 डिनोमिनेटर में आ गया, 143 में से 35 को अगर मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, मेरे पास 108 बचेगा, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, सीजीएल मेंस में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक कॉइन को 8 बार उछाला गया, प्रोबेबिलिटी बता दो कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या मिलेंगे 5 टेल्स मिलेंगे, कि 5 टेल हमें मिले। किसका क्वेश्चन है, बाइनोमियल का है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। देखो हमारे पास एक कॉइन को हम 8 बार उछालते हैं, कॉइन उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली 5 टेल्स चाहिए। अगर हमारा कॉइन 8 बार उछाला जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, टेल कितना चाहिए 8 में से 5 बार चाहिए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 होगी, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। आप कहेंगे सर टेल 5 बार चाहिए तो केसेस कितने बनेंगे 1/2 5 बार, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, ये 1/2 कितनी बार 3 बार, ठीक है। और अब चूज करना है हमें
तो यहाँ पे होगा हमारे पास 8 में से कोई 3 इवेंट्स हमें चूज करने हैं, तो ये हो जाएगा 8C3। ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो ही ये चीज डायरेक्टली आपको इस तरीके से समझ में आएगी, वरना बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, ठीक है। वरना आप सारे केसेस निकालते रहेंगे कि एग्जैक्टली 5 टेल वाले कितने केसेस बनेंगे और वैसे आप करेंगे, तो डेट विल बी लॉन्ग। डायरेक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको पढ़ा रखा है उससे मैं ये डायरेक्टली क्वेश्चन कर पा रहा हूं, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं 8C3 को सोल्व करता हूं तो ये क्या होता है, आप कहेंगे सर 3 है ना ये, तो 3 बार लिखो, 8, 7 और 6, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यहां पे लिख दो। आप देखेंगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 8 7 जा 56। तो यहां पे मैं 8 इंटू 7 आप लिखना चाहे तो इसी फॉर्म में लिख लो, और यहां पे मेरे पास क्या है 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 3, तो ये तो 1/8 है, और यहां पे 1/2 की पावर 5 क्या है 1/32। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/32 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर बचेगा। हमें बताना है पॉइंट के अंदर जा रहा है कि कहां तक जाएगा, तो पहले तो आप 0 लगाएंगे पॉइंट, फिर 2 टाइम्स जाएगा आपका, है ना 64, फिर बचा 60, ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेटली फिर आपका यहाँ पे लगभग 2 टाइम्स जाएगा, अगर 0.2 डेसिमल प्लेस तक बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह है इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट तरीका। चले आगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लीजिए, ठीक है, क्लास अलग से डाली हुई है, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें अच्छे लेवल के सवाल भी बनते हैं और एसएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगले सवाल पे हम चलते हैं। कहता है 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 randomly from a pack of 52 cards, then what is the probability that 3 of them are jacks? मेरे पास 3 कार्ड लिए जाते हैं 52 कार्ड में से एक के बाद एक करके, हमें बताना है कि तीनों के तीनों जैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैक क्या होता है, जो आप जे देखते हो कार्ड्स के अंदर, टोटल आप देखेंगे कितने जैक्स होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं, तो हमें कितने चाहिए 3 चाहिए, तो हमारे जो फेवरेबल केसेस है 4 में से हमें कितने चाहिए 3 चाहिए। टोटल हमारे पास कितने केसेस होंगे 52 कार्ड्स हैं, 52 में से हम 3 को चूज कर रहे हैं, बस इतना सा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप कहेंगे सर 4C3 तो क्या होता है, सिर्फ 4 के बराबर हो जाता है, अगर इन दोनों में 1 का गैप हो तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 52C3 तो 3 वैल्यूज लिखो 52, 51 एंड 50, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख दो 3 फैक्टोरियल, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। सोल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो 6 होता है, 6 अगर मैं काटूंगा यहाँ पे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3 से कट गया 2, और ये बचेगा 17, 2 से इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 25, और 4 से 52 को काट दूंगा तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो मेरे पास 13 इंटू 17 इंटू 25 ये बचा। अच्छा, अब 13 इंटू 17 हम कितनी बार क्वेश्चन में नंबर सिस्टम में देख चुके हैं, ये वाली वैल्यू तो याद भी हो गई है, ये होता है 221 और इंटू में 25। ये सोल्व करके आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगर मैं देखूं न्यूमरेटर में 1 है, चारों ऑप्शन में न्यूमरेटर में 1 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास अच्छा सवाल है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पासेस अ मैथमेटिक्स टेस्ट इज 3/4 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, ये इतना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एटलीस्ट 1 टेस्ट, या एटलीस्ट एक टेस्ट को पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस फिजिक्स टेस्ट क्या होगा। देखो हमारे पास 2 तरह के टेस्ट है, एक फिजिक्स का टेस्ट है और एक मैथमेटिक्स का टेस्ट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 का मतलब क्या है, या तो वो फिजिक्स में पास हो जाए या फिर आपका फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, ये हम सही कर लो, या मैथमेटिक्स में पास हो जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी चाहे फिजिक्स में पास हो जाए प्लस प्रोबेबिलिटी की वो मैथ्स में पास हो जाए प्लस प्रोबेबिलिटी वो फिजिक्स और साथ के साथ मैथ्स दोनों में पास हो जाए, यही होता है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये मान लो प्रोबेबिलिटी फिजिक्स की है, ये मैथ्स की है और ये कॉमन वाली है। जब हम एटलीस्ट 1 की बात करेंगे तो ये वाला रीजन आता है, और ये वाला रीजन किसके बराबर होता है, ये वाला रीजन हमारा बराबर होता है दिस प्लस दिस, और क्योंकि ये वाला बीच वाला रीजन 2 बार आ गया तो ये कॉमन रीजन है जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास है। इनका इंटीग्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे गलती से प्लस लिख दिया मैंने, क्लियर है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है फिजिक्स टेस्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमें निकालना है, बाकी चीजें हमें गिवन है। मैथ्स में की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/4 है, बोथ में है 13,
बाय 36 और एटलीस्ट 1 में है मेरे पास 5/6। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमें निकालनी है। सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये सारा इधर चला जाएगा, ये 36 है, ये 4 है और ये 6 है, तो 36 बना लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम 36 से आएगा, तो 36 और ये हो जाएगा मेरे पास 30, ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 27। देखो 36 में से ये 27 बना, 27 में से 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 14, 30 में से 14 को घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 16, 16/36 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स, और आंसर कितना आ गया, 4 से काट दोगे तो 4/9, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलें आगे। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में कहता है जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 ऑब्जर्वेशन का, वो 42 और 5 गिवन है। बाद में यह पाया गया कि एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्टली एंटर की गई थी S10, जबकि करेक्ट वैल्यू उसकी होनी चाहिए 210। तो हमें बताना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, पहले आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास होता है, एक तो हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये रूट के अंदर समेशन ऑफ xi माइनस मीन को m लिख देता हूं फिलहाल में, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, जहां पे i 1 से लेके मेरा n तक जा रहा होता है। एक फॉर्मूला तो ये होता है, और इसे ही अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला इसका निकल के आता है, वो होता है समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर माइनस में मेरे पास ये वाली वैल्यू होती है n। ठीक है, n कह रहा हूं सॉरी, m मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमसे क्या चीजें पूछी गई हैं। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूं, तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, हमारे पास यहाँ पे 25 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एक वैल्यू हमें चेंज भी कर रखी है, तो हमें बताना है फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो इनकरेक्ट मीन आपको कितना दे रखा है 42, मेरे पास एक है 10 जो कम होगा फाइनल टोटल सम में से, और 120 मेरा ऐड हो जाएगा तो 210, तो नेट चेंज कितने का आया मेरे पास, आप कहेंगे सर 200 का आया। कितने में बटेगा, 25 ऑब्जर्वेशन थी तो डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई 8 प्लस 8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्चुअल मीन है ना, न्यू मीन जो एक्चुअल मीन हमारा होना चाहिए वो हो जाएगा हमारे पास 42 प्लस 8, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 50। जिनको डेविएशन कंसेप्ट नहीं आता उनके लिए बेसिक से बता देता हूं। आप कहेंगे सर सम मेरे पास कितना निकल के आएगा, 25 ऑब्जर्वेशन का एवरेज अगर 42 है तो सम होगा इतना। अब एक इवेंट जो मेरा घटाना था वो घटा दिया और जो बढ़ाना था बढ़ा दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अब मैं इनका अगर एवरेज लेऊंगा तो इसे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से डिवाइड करने के लिए नया मीन मिल गया, 25 से काटूंगा तो आप कहेंगे सर ये 42 प्लस 200/25 मेरे पास बचेगा, और जो सोल्व करूंगा अगर मैं इसे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 42 प्लस 8 दैट इज 50। क्लियर, न्यू मीन बेसिक से देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आएगा वो देखते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखते हो हमें तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म, सारी टर्म जितनी भी है उनके स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या बदलाव आए, और फिर अपडेटेड ये वाली वैल्यू मिल गई, ये वाली वैल्यू अपडेटेड है ही हमारे पास, तो हम न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी अपना निकाल सकते हैं। तो यहीं पे हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे और आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, यहां पे ये ब्रैकेट ऊपर तक है, इसे नीचे तक मत लो। ठीक है, ये हमारा यहां तक जाएगा बाय। क्लियर, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कितना दे रखा था 5 दे रखा था। अगर मैं यहां पे रूट में सारी ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं उनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये वाली वैल्यू माइनस में m, मीन कितना था मेरे पास 42, तो 42 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा।
और ये जब स्क्वायर करूंगा तो ये 42 का स्क्वायर इधर जाके ऐड हो जाएगा। 42 का स्क्वायर क्या होता है, 50 में से 8 कम है तो 64, 25 में से 8 घटाया तो 17, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और ये वाली वैल्यू मेरे पास बचेगी किसके बराबर, समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर सारे डिवाइडेड बाय n, और n क्या है 25 है, जो कि इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मेरे पास यही रिजल्ट बचा। अब यहां से हम अपना न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्या होगा, अब पहले सम ऑफ टर्म्स जो हमारे पास निकल के आए इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर एक टर्म थी जो थी मेरे पास 10, वो हटानी है, और एक टर्म है 210 वो ऐड करनी है। तो ये समेशन ऑफ xi न्यू मेरे पास जो वैल्यू होगी, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, +25 कर दूंगा इसके अंदर में, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 989 1789 इंटू में 25 है। हमने क्या करना है, एक टर्म हटानी है 10 वाली, तो क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स है तो -10 स्क्वायर डिडक्ट होगा, और एक टर्म ऐड करनी है 210 वाली, तो ये इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इसका स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास नया समेशन ये आया। अब देखो पूरी कैलकुलेशन आपके ऊपर, आप साथ के साथ करना चाहो तो साथ के साथ करो, वरना आप इसे लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हो। जब स्टैंडर्ड डेविएशन न्यू मैं निकाल रहा हूं तो आप डायरेक्टली यहां पे कर लेना। इससे क्या होता है ना, जब लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म सेम है, ये वाला पार्ट एज इट इज, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा मेरा, तो 1789 इंटू में 25 माइनस में 10 स्क्वायर, और ये माइनस का 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 44100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स है 25, और न्यू मीन कितना है मेरा, न्यू मीन है 50, तो माइनस में 50 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा चला गया, ठीक है। अगर मैं इसे काटता हूं तो कैसे, देखो क्या जाएगा मेरे पास, 25 से तो ये 25 जाएगा, इधर इधर 4 आएगा, और इधर मेरे पास ये 100 वाले पार्ट को काटूंगा तो ये 4 आएगा मेरे पास, ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो और अपना आंसर बता दो क्या आ रहा है मेरे पास। इसमें 4 घटाऊंगा तो 1785, और यहां पे +461 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 17 माइनस में 2500। अगर देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से करके देखें, 4 और 5 9 माइनस 0 9, तो ऑप्शन नंबर सी, यूनिट डिजिट सबके डिफरेंट है तो यही आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 1049, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आएगा ये, ठीक है, टाइम लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको जाना पड़ेगा, पहले करेक्टेड आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको करेक्टेड मीन निकालना पड़ेगा, फिर सोल्व करके फाइनली आप अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज डन, और हमारा आंसर आ गया। इसे थोड़ा और बेटर बनाते तो ये भी रूट में एग्जैक्ट वैल्यू जो आती वो लिख देते तो बहुत मुश्किल हो जाता, और अभी तो रूट में दे रखा है आंसर, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल चुका है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ये वर्टिसेस हैं एक पैरेललोग्राम के, तो हमें बताना है कि के का मान क्या होगा। ए बी सी एंड डी, अगर मैं वर्टिसेस लिखता हूं तो 1,2 4,3 1,0 और मेरे पास k, -1 है। तो k का मान हमें बताना है। पैरेललोग्राम के इस तरह के क्वेश्चंस हमने काफी ज्यादा देखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पता है हम क्या कर लेते हैं, हम डायगोनल्स बना लेते हैं, और हम कहते हैं डायगोनल्स बना लेंगे तो ये डायगोनल क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल भागों में बांटते हैं। तो मैं कह सकता हूं इसका मिड पॉइंट भी ये होगा, और इधर से भी मिड पॉइंट मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी। तो हमें क्या चाहिए, ये k चाहिए ना, तो हमें अगर ये k चाहिए तो हम कहेंगे k +4 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ऐसे ही 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2,
वो भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। 2 2 कट जाता है, तो बेसिकली जो एंड रिजल्ट बचता है मेरे पास वो बचता है दिस प्लस दिस बराबर होता है दिस प्लस दिस के। तो मैं कह सकता हूं k प्लस 4 बराबर होगा मेरा 1 प्लस 1 के। मैंने यहां पे लिखा नहीं, वरना यहां पे मिडिल टर्म निकालने के लिए आप कहेंगे सर मिड पॉइंट का ये रिजल्ट होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 आता है, वो कट ही जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, और k आ गया मेरा -2। ये पढ़ने के लिए करने के लिए मैंने सारी चीजें समझाई, वरना ये ओरली करने वाला सवाल है। आप कहेंगे सर ए बी सी डी दे रखा है ना, तो ए और सी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 प्लस 1 2, 4 प्लस के, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसे बराबर कर दिया तो k का मान आ गया -2। दिस इज एग्जाम बेस्ड अप्रोच जो हम एग्जाम में करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती। अगले सवाल पे चलता हूं। ये क्लास उन लोगों के लिए ही यूजफुल होगी जिन्होंने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ये टॉपिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो उनके लिए क्वेश्चंस करने का भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अब कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसके वर्टिसेस ए बी और सी हमें दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है एरिया क्या होगा। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये होता है हाफ। याद करने का तरीका क्या होता है, पहले मैंने x1 को लिया, फिर y2 में से y3 को घटा लिया, अगले दोनों में दूसरे वाले में से तीसरे को घटाया, फिर मैं x2 लूंगा तो y3 में से y1 को घटाऊंगा, फिर मैं x3 लूंगा तो y1 में से मैं y2 को घटाऊंगा, ठीक है। ये और इनटू में हाफ कर देते हैं इसमें मॉड्यूलस लगा के, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। इसे एक बार देख लीजिए, यही हमें अप्लाई करना है और एक एक चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का भी फॉर्मूला बताऊंगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे भी सवाल पूछा गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास एरिया क्या होगा, हाफ। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो मॉड्यूलस का साइन -5, फिर क्या आएगा मेरे पास -5 और उसमें -5 को घटाना है, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास -5, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं प्लस, अब यहां पे लिया मैंने -4, फिर यहां पे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास 5 -7, और फिर मेरे पास यहां पे वैल्यू है 4, फिर मेरे पास 7 -5। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 1/2, ये मेरे पास माइनस का 10 इंटू में 5 50, यहां पे मेरे पास माइनस का 4 और माइनस का 2 तो 8, और यहां पे मेरे पास 12 इंटू में 4 48। ये वाली वैल्यू बन गई मेरे पास 25 और 24, सम करके कितना आया मेरे पास 53। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक सवाल हमारे पास यहां पर आया क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल का एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, और चाहे तो हम उसे ट्राइंगल में स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या दे रखा है इस फिगर के अंदर, एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं ऐसे रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, जिसके हमें क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, दिस 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 एंड दिस। हमें बताना है, अगर इस इन्हें ऑर्डर में ले लें हम, तो एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये होता है, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, से मैंने कहा ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, सी x3 y3 और डी x4 y4, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, तो फॉर्मूला बनता है मेरे पास हाफ इंटू में x1 y2, मतलब ये x लिया, इससे अगले वाला y, फिर x2 y3, फिर x3 y4, फिर मेरे पास x4, फिर y1। क्या ये याद हो गया इतना? ये सारा प्लस कर दिया, फिर माइनस में, अब पहले x ले रहे थे, अब y से स्टार्ट कर दो। मैंने पहले y1 लिया, फिर x2 ले लिया, फिर y2 लिया, फिर x3 ले लिया, इस तरीके से फिर y3, फिर x4, फिर y4 x1। सिंपल है फॉर्मूला, याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं, और इनटू में हाफ कर दिया। जैसे ट्राइंगल का हमने देखा था एक साइक्लिक पैटर्न में हम चल रहे थे, वैसे ये बल्कि और ज्यादा आसान है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला नहीं याद है या कराया भी नहीं जाता, कई बार इतना इंपोर्टेंट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अब ये एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, इसके कोऑर्डिनेट तीनों पता है, इसके पता है। ट्राइंगल का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, उससे भी एरिया निकाल सकते हो आप, है ना, उससे निकाल लो, वरना फॉर्मूला याद कर लो क्वाड्रिलेटरल का, तो और अच्छा आसानी से आंसर निकल जाएगा।
तो अब मुझे सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके ऐसे ही लिखूंगा। एरिया पहले क्या हो गया, हाफ। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं x1 से, इसे x1 मान लिया, तो 3 और 5। फिर मेरे पास है यहाँ पे प्लस में 4 इंटू में 4, फिर है मेरे पास -2 इंटू में, सॉरी -1 है फिर मेरे पास, और इंटू में -1 है, फिर मेरे पास -2 है, और इंटू में 0 है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये पूरा प्लस होगा, इसमें माइनस करना है हमें। y1 ले लिया 0, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 को, फिर मैंने लिया 5, उसमें -1 को, फिर मैं लूंगा 4, उसमें -2 को, और फिर मैं लूंगा -1, और सॉरी, हाँ, फिर मैं लूंगा -1, और उसमें लूंगा मैं 3 को। सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ। 15 + 16 31 + 1 32 -2 30, माइनस में -3 -8 -11, और -5 -16, माइनस माइनस प्लस, तो +16। तो 36 46 डिवाइडेड बाई 2 23 आ रहा है। 23 है क्या ऑप्शन में? नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी क्या हमने। 8 3 11 5 16, ठीक है। इधर 15 और 16 31 32, इधर 32 है, सॉरी। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 24। दिस इज माई आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये रिलेशनशिप होती है क्वाड्रिलेटरल का एरिया का, याद रख लीजिएगा। सोलेस्ट फॉर्मूला से हम बोलते हैं। अलजेब्रा के क्वेश्चंस है। अब जो क्वेश्चंस है वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जनरली आप लोग, क्योंकि ये टीयर 2 में सीजीएल में आते हैं, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह टॉपिक्स, तो इसकी प्रैक्टिस कम रहती है, तो दिक्कत होती है। बाकी ये वाले तो मेरे ख्याल से सबको करना चाहिए। मेरे पास अगर एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ax² + bx + c = 0, तो हमें पता है इस जनरल इक्वेशन का मिनिमम या मैक्सिमम, जनरली हमसे क्या पूछता है, डिपेंड करता है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ए मेरे पास क्या होता है, मैंने कहा पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हमसे ए पॉजिटिव दे रखा हो तो हमसे मिनिमम मान पूछता है, और ए नेगेटिव दे रखा हो तो हमसे क्या पूछता है, मैक्सिमम मान पूछता है। ए पॉजिटिव हो तो मिनिमम, और ए नेगेटिव हो तो मैक्सिमम पूछता है। और वो कौन सी वैल्यू, एक्स की कौन सी वैल्यू पे, हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो मैक्सिमम या मिनिमम मान देता है, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, इक्वेशन नहीं बनेगी, पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, वो होता है मेरे पास x = -b/2a। ये डिफरेंशिएशन से आ जाती है चीज। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है कि आप मिनिमम वैल्यू बता दो इसकी क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब मैं यहाँ पे इसे कंपेयर करूंगा और x का मान -b/2a रखूंगा। तो x को क्या रखेंगे, -b। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 8b है मेरा, तो -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a क्या है, 3 है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो मेरे पास -4/3 मुझे रखना पड़ेगा। -4/3 इसमें रखा तो 8 इंटू -4/3 -32/3 +14, फिर यहां पे +3, -4/3 का स्क्वायर करूंगा तो 16/9 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे 3 से काटूंगा 3, और ये +16/3 है, -32/3 है, तो मेरे पास माइनस का 16/3 बचेगा। 14 - 16/3 क्या है हमारे पास। ऑप्शंस अच्छा ऐसे दे रखे हैं, फ्रैक्शंस में थोड़ा कन्वर्ट करके, आपके ऊपर है। वैसे भी प्लेन में भी दे रखा है, तो पूरा सोल्व भी कर लेते हैं। 14 3 = 42, -16 करूंगा तो 26/3 बचेगा, जिसे 26/3 नहीं है, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 2/3 है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट बता देता हूं, या नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा चलो तभी बता दूंगा। मेरे पास क्या आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए और बी रियल वैल्यूज हैं, कोई भी रियल रूट नहीं है इस इक्वेशन के। रूट्स क्या होती हैं, एक्स की वो वैल्यू जिसपे ये सेटिस्फाई हो जाए पूरा का पूरा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² + bx + c, ठीक है, = 0, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में
एक डिस्क्रिमिनेंट हम पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कहते हैं रूट जो होंगे रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। अगर ये 0 आ जाए तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। क्वाड्रेटिक में दो रूट्स निकलते हैं जनरली हमारे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि x की पावर 2 है तो x की दो वैल्यू जैसी होंगी, जिसपे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी। अगर हमारे पास यहाँ पे ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ये वाला पार्ट अगर 0 बन जाता है तो उस केस में x की जो वैल्यू जाएंगी वो दोनों इक्वल होंगी। अगर ये मेरे पास 0 से बड़ा हो जाए तो दो वैल्यू जाएंगी, दोनों अनइक्वल होंगी। और अगर ये मेरे पास क्या हो जाए, छोटा हो जाए 0 से, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब ख्वाबों में होंगे। मतलब इमेजिनरी आयोटा वाला सीन चला जाता है, वो वाला ख्वाबों में मत जाना, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ते हैं। जनरली उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछते इमेजिनरी वाले के। ठीक है, तो हमसे कहा है कि नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट क्या होगा हमारा, लेस देन 0 हो जाए। तो हम कहेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो भाई a तो मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। b क्या आएगा मेरे पास, -4a आएगा। और c क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा b+1 कंपेयर करने पे। तो लिख दो यहाँ पे b स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर, 4a का -4a का होल स्क्वायर 16a स्क्वायर -4b+1, ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये 4 वाला पार्ट ये इधर ले जाऊंगा अगर मैं, और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आप कहेंगे सर 4a स्क्वायर ये किसके, b+1, और 1 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4a स्क्वायर -1 ये b के बराबर से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ना हमें, तो b के साइड खुलेवा सा साइन होना चाहिए, वो हमें किस में दिख रहा है, इसमें और इसमें। और यहाँ पे अब सिंप्लीफाई कर रखा है, 4a स्क्वायर -1 को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई होके बनेगा 2a+1 एंड 2a-1, और यहाँ पे ये लेस देन b। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे पूछा है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में। यही तो मैंने अभी बताया, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ये होता है b स्क्वायर -4ac, और यही निकालना है आपको। ये a होगा, -18 मेरा b होगा, और -11 मेरा c होगा। तो -18 का होल स्क्वायर -4 इंटू में -11 इंटू में 7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैं सोल्व करूंगा तो 324 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 28 इंटू में 11 करेंगे तो 308 बनेगा, 632 है क्या ऑप्शन में, है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला सवाल हमारे पास कहता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 277 है। अगर इनमें से छोटे वाला नंबर x है तो हमें बता दो कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं नीचे कौन सी इक्वेशन यूज होगी फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो आप कहेंगे सर पहला छोटे वाला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब एक के बाद एक संख्या, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर, 277। सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 277 इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में तो दे रखा है, x स्क्वायर माइनस x माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 277 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी क्या सेटिस्फाई करेगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास अब मेंसुरेशन के सवाल है कुछ। ये अच्छा सवाल है मेंसुरेशन का, इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या आता है, एक ओपन वाटर ड्रम है, जैसे वाटर का ड्रम देखते होंगे आप इस तरीके का, ऊपर से खुला हुआ है, सिलेंडर की फॉर्म में है। इसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी, 79। इंटरनल डायमीटर 78 है, तो मैं कह सकता हूं रेडियस कितना होगा मेरे पास, 39 होगा, इसका आधा। हमें बताना है इसका एरिया क्या होगा, करेक्ट टू राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, अगर हमें इसे पेंट करना है अंदर की साइड। अब देखो अंदर की साइड, जब ओपन ड्रम है ना, ये अंदर की साइड पेंट करेंगे तो कहां पेंट करेंगे, आप कहेंगे सर ये वाला जो रीजन है यहां पेंट करेंगे अंदर की साइड पूरा,
ठीक है, तो ये दीवारों पे अंदर की साइड यहां पेंट होगा मेरे पास, और एक पेंट होगा ये बॉटम देख रहे हो ना आप, यहां पे भी तो पेंट होगा ना, अंदर की साइड करना है तो ड्रम में। तो जल्दी गलती क्या होती है, लोग इंटरनल कर्व सरफेस एरिया पे तो पेंट कर देते हैं लेकिन बॉटम भूल जाते हैं। तो इस चीज को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखिए और अपना आंसर निकालिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सिलेंड्रिकल शेप होगी तो इंटरनल एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। हमें आर भी गिवन है, हमें एच भी गिवन है, हमें पाई का मान भी क्या रखा है 22/7 ले लो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक बताना है। कैलकुलेशन ज्यादा है क्या अप्रोक्सीमेट पूछा है तो आप लास्ट के लिए छोड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, और यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं 7 से नहीं कटेंगी ये वाली वैल्यू, रेडियस भी और हाइट भी, तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी। कॉमन वाला पार्ट कुछ कॉमन ले लो, जैसे पाई आर कॉमन आ रहा है तो 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 39, ये कॉमन ले लिया हमने। 2h हाइट कितनी है मेरे पास 79, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 158, और यहां पे r मेरे पास कितना है 39। सोल्व करके बताना है 22/7, स्टिल टाइम कंज्यूमिंग। इन दोनों का सम करेंगे तो 39 और ये 197 आ गया। ठीक है, सोल्व करो। अब देखो 39 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, क्योंकि हमें देखो क्लोज वैल्यूज हैं, ऑप्शंस भी अगर आप देखेंगे काफी क्लोज है, हम बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। और जब भी आप सोल्व करेंगे ना, ऐसा मत करना कि इसे इंडिविजुअली सोल्व कर लिया, इसे इंडिविजुअली और ऐड कर दिया। उस केस में क्या होगा ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो गलती हो सकती है आंसर निकालने में। बेटर है हम यहाँ से अपना पूरा एक बार की में सोल्व करेंगे, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही बताना है। ठीक, तो अगर मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, देखो इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लो, इसे 200 - 3 लिख सकता हूं, तो अब मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगी। इसे 200 से करूंगा तो 7800 है, और उसमें 3, इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 में से एक कम है, 120 - 3 117, तो -117 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 83 और 76 ये आएगा। 7683 में 22 को मल्टीप्लाई करना है, 22 का टेबल हम सबको याद है, या तो आप 2 × 11 में ब्रेक करके कर लो, ज्यादा कैलकुलेशन भी क्या, वरना 22 से डायरेक्ट करो। 22 इंटू में 3 66, 6 कैरी फॉरवर्ड 176, 182, 18 कैरी फॉरवर्ड, 6 जा 132 और 18 150, 15 कैरी फॉरवर्ड 154 और 15 1 2 जा जाएगा 14 29, 4 जा जाएगा 1 जा जाएगा 32, 4 जा जाएगा 46, 6 जा जाएगा और पॉइंट फिर 45, लगभग ये आएगा। 5 के बाद कुछ आएगा, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक बताना। अगर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। देख लेना क्या दे रखा है 24146, इसी में है तो यही आंसर होगा। चले आगे, अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये 0.6 ही आएगा। कैलकुलेटिव सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था। अगला सवाल मेरे पास एक क्यूबॉइड है जिसके एडजेसेंट फेसेस का एरिया हमें दे रखा है, हमें बताना है वॉल्यूम कितनी होगी। देखो क्यूबॉइड मेरी कुछ इस तरीके की फिगर होती है ना। इसके अगर एडजेसेंट फेसेस की बात करें, उनका एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, यही होगा एडजेसेंट फेसेस का। एक एरिया ये, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 एरिया अगर आप निकाल लो कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ के, तो यही होगा। लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, एरिया कुछ इस तरीके से निकलेगा। अगर हमें ये दे रखा और हमसे वॉल्यूम पूछ ले, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आप देखेंगे इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सब स्क्वायर में आ जाएगा, और उसका रूट ले लूं तो मेरे पास वॉल्यूम निकल जाती है। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और हम पढ़ते हैं, ये एडजेसेंट फेसेस का जो एरिया है A1 A2 A3, अगर मैंने एडजेसेंट फेसेस को ये मान लिया कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो इनका रूट मेरा वॉल्यूम कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 260, 104 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। अब रूट से बाहर निकालना तो बहुत ही आसान काम है, जैसे आप देखेंगे 0 0 बाहर निकल गई 10, और क्या बाहर निकलेगा 26 है, और यहाँ पे मेरे पास 104 है। 26 इंटू 4 ही 104 होता है, तो 26 भी बाहर निकल गया और 4 का बाहर निकलेगा 2, तो मेरे पास वैल्यू बची यहाँ पे 520। चले आगे, जैसे ही आपकी यहाँ पे 0 बाहर निकल गई थी इस क्वेश्चन में, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो यही आंसर हो सकता है, डेट इज 520। ठीक है, और अगर आपने ऑप्शन को स्टार्टिंग में देख लिया था और ये फॉर्मूला भी पता है, तो आपको पता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेना है, तो 10 तो बाहर आएगा 10 बाहर आएगा तो लास्ट डिजिट क्या होगी 0 होगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी मार्क किए जा सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो इस तरह के क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है कि एक रूम है, उसकी एरिया ऑफ 4 वॉल 780 दे रखा है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। तो हमें क्या, अगर हाइट दे रखी है 13, तो आप बताओ एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कोई भी रूम है मेरे पास, ठीक है, 4 दीवारें चारों तरफ की होंगी। अगर मैं बेस एरिया की बात कर रहा हूं जनरली, तो ये मेरी लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, और बेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पे हमें क्या दे रखा है, लेंथ ट्वाइस ऑफ ब्रेथ के बराबर दे रखा है, तो आप उसे यूज करके अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ट्वाइस इंटू में बी स्क्वायर होगा। तो मैं कह सकता हूं जो भी मेरा एरिया होगा, अगर उसे 2 से डिवाइड करो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, चांसेस उसके ज्यादा होंगे। 2 से डिवाइड करो 75 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से डिवाइड करो 100 आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। 2 से डिवाइड करो होगा ही नहीं, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो क्या आंसर हो सकता है ये? अगर ऑप्शन से भी करना हो तो चांसेस इसके ज्यादा होंगे। बाकी बेसिक से तो आप देख ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2 इंटू में हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, ये हो गया 780। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ, लेंथ को अगर 2b लिख दूं तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया 3b, और ये हाइट है 13। 13 टू 26 इंटू में 378 ही होता है। तो आप देखेंगे b का मान मेरे पास 10 ही आ जाएगा। अगर b 10 है तो ट्वाइस इंटू में 10 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। चले आगे। अगला सवाल ज्योमेट्री के कुछ सवाल हमारे पास हैं। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें ए सी बराबर है बीसी के। ए सी बराबर है बीसी के। मैंने इस तरीके से बनाया क्योंकि सी दोनों में कॉमन था ना, तो सी ऊपर रख दिया जिससे कि आइसोसेलेस दिखे हमारा। अगर दो साइड इक्वल है तो हमें पता है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, और एंगल सी मेरा क्या हो गया, थर्ड एंगल हो गया। कहता है जो दोनों इक्वल एंगल्स है ना मेरे, वो 9 डिग्री कम है 2/5 ऑफ द थर्ड एंगल। 2/5 ऑफ द थर्ड एंगल को सी मान लेता हूं। ठीक है, इन दोनों एंगल को चलो इसे सी मान लिया, इसे बी मान लिया और इसे भी बी मान लिया। तो इसे में से अगर बी को घटा दूं तो ये मेरे पास 9 के बराबर आता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। हमसे कहता है कि इसका मान बताओ 2c माइनस 3a प्लस बी। ए और बी तो बराबर ही है, तो बी हो गया माइनस 3a प्लस बी, डेट इज माइनस 2b, और 2c माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मुझे c माइनस बी ही बेसिकली बताना है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, एक इक्वेशन ये दे रखी, एक ट्राइंगल है तो सभी एंगल्स का सम क्या होगा 180। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, तो ये तो ट्वाइस बी प्लस सी 180 कह सकता हूं मैं। तो 2b ये 180 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बताना है c माइनस बी। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप देखेंगे 5 को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इसे 2c रहने देते हैं, तो ये 5 इधर आएगा और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में आता तो ये मेरा बन जाएगा 45। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। सी माइनस बी कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली तो सी माइनस बी मुझे नहीं लगता निकल पाएगा, तो हम इंडिविजुअली सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2c बन जाएगा, इधर 4b बन जाएगा। ठीक है, ये 360, और इसमें से नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दूं अगर मैं, तो 360 माइनस 45 315, और यहाँ पे c से c कट गया, 2b में 2b इंटू 2 4b में से मेरे पास 5b और ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9b। b का मान कितना है, 9 से काटा 3 27 पंजे, b आ गया मेरे पास 35। b 35 है तो यहां पे रख दो, ये दोनों 70 हो जाएगा। 180 में से घटाया तो c कितना आ गया 110 आ गया। c में से b को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 110 माइनस 35 75, यही आंसर है। ठीक है, तो बस स्टेटमेंट बेस्ड था, 2 इक्वेशंस बननी थी, सोल्व करके आपको आंसर निकालना था। अगला सवाल हमारे पास, ठीक है, मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 सर्कल दे रखे हैं। एक सर्कल का नाम दे रखा है C1 और एक सर्कल का नाम दे रखा है हमें C2। अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड है, बाकी सवाल बहुत सरल है। इन दोनों के सेंटर भी दे रखे हैं, एक का सेंटर है O1 और एक का सेंटर है O2। ठीक है, एक टेंजेंट है जो जा रही है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसे हम कहते हैं AB। तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसी मेरी टेंजेंट जा रही है जिसका नाम है से A
और इसका नाम है बी, जो कि इन दोनों को टच कर रही है एट पॉइंट ट्रांसफर कॉमा पी क्यू। तो यहाँ पे पी है, ये मेरे पास क्यू। इसके सेंटर O1 और O2 को भी अगर मिला दिया जाए, तो मैंने यहां से अगर इसे मिला दिया, तो जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को कह रहे हैं कि भैया ये एंगल पॉइंट है आर। कहता है PO1R ये 60 डिग्री है, तो यहां से ये मिला दो और यहां से ये भी मिला दो। फिलहाल ये वाला कोण 60 डिग्री दे रखा है, हमें बताना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण QO2R और QRO2 इनका मान क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे भाई, आपको पता है यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल देखो, ये टेंजेंट है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा इस सर्कल पे। यहाँ पे ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री है ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल ये वाला 90, तीनों का सम 180, यहाँ पे भी तीनों का सम 180। तो आप कहेंगे ना सर तीनों एंगल इक्वली हो जाएंगे, तो ये 60 है तो ये वाला एंगल भी तो 60 आ गया, ये 60 ये 90, तो ये कितना हो गया 30 आएगा। तीनों का सम क्योंकि 180 बनाना है, इन दोनों का 150 हो गया, 180 में से घटाएंगे तो 30, तो एक 30 आया मेरा, एक 60, तो पहला 60 और दूसरा 30। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल था, कहता है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर लो, बताओ चारों में से क्या सही होगा। अब मेरे पास यहाँ पे साइन है, कोस है, टेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कोस और साइन के बीच में आंसर दे रखा है, दो कोस में दो साइन में। जनरली जब हमारे पास साइन, कोस और टेन हो, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या है, जीरो इक्वेशन है, वन एक्सप्रेशन है, और हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है, तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन करा तो वन वेरिएबल आया। इस वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, साइन, कोस और टेन है, ठीक है। जब भी ये होता है तो इस केस में जनरली हम एंगल को क्या मानते हैं, अपने सिंप्लीफाई करने के लिए एंगल को हम मानते हैं 0 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है कि कब कौन कौन सी चीजें दे रखी हो, तो हम क्या एंगल को क्या एज्यूम करें, उससे अपना आंसर निकाल लें। एंगल को 0 डिग्री मान तो ले, लेकिन दिक्कत क्या है 0 डिग्री मानने में, आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन ए और साइन 3 साइन है, तो साइन ए 0 हो जाता है 0 डिग्री पे, तो ये भी 0 ये भी 0 बन जाएगा, और ये 1 और ये 3 बन जाएगा। तो हमारे पास एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि अगर इन दोनों में से आंसर आया तो हम नहीं बता पाएंगे कि क्या आंसर है, बाकी दोनों में से आया तो कर लेंगे। तो अगर मैं वैल्यू पुटिंग करता हूं तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। अब जब हम 0 रखेंगे एंगल को, तो ये भी ध्यान रखना डिनोमिनेटर में 0 ना बने, जो कि इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ये 0 हो जाएगा, ये 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो कोस से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 बनेगा और ये भी साइन भी 0 बनेगा। तो मैं कहूंगा 1/1 प्लस में मेरे पास साइन 1 और यहाँ पे कोस -1 प्लस 2 0 और यहाँ पे -1, तो क्या बचा ये मेरे पास, सॉरी यहाँ पे ये 0 था ना, साइन स्क्वायर थीटा 0, तो 0 0 खत्म हो गया, 1 - 1 0, रिजल्ट आया 0। तो मेरा आंसर या तो ये होगा या ये होगा। यहां तक तो मैं वैल्यू पुटिंग से पहुंच गया, लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप या तो ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि एंगल ए को क्या मान लो अपनी मर्जी से, 30 डिग्री मान लो या 60 डिग्री मान लो, आपको एक बार की में एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो सिंप्लीफाइड वैल्यू थी उससे करके देख लिया, क्योंकि 30 और 60 मानोगे तो कैलकुलेशन आएगी, टाइम लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि अब हम इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, चाहे तो बेसिक से ट्राई कर लो, अगर क्योंकि मुझे लग नहीं रहा मुश्किल जाएगा। साइन कॉस में जनरली होता है तो इजी रहता है। टेन क्या होता है मेरा, साइन बाय कोस होता है, ऑप्शन में भी टेन कहीं नहीं है तो साइन कोस ही चल रहा है, उसी में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व करो। मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोस 1 माइनस साइन बाय कोस करूंगा तो कोस कॉमन आ जाएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा कोस माइनस साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन माइनस कोस है, और आप देखेंगे प्लस 2 साइन है और माइनस कोस है। ये साइन कोस माइनस साइन, ये साइन माइनस कोस, तो माइनस को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो इसे भी कोस माइनस साइन लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा इन दोनों के अंदर, तो मैंने कहा कोस माइनस साइन है और ऊपर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, प्लस 2 साइन माइनस कोस है। अब ये तो कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन बनता है ना, तो आप देखेंगे कोस माइनस साइन कट जाएगा तो बचेगा कोस प्लस साइन खाली, प्लस 2 साइन माइनस कोस, तो साइन तो 3 बन गया और कोस कट गया, तो यही आंसर हो जाएगा 3 साइन। चले आगे। एक क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। 8th एंड 12th टर्म ऑफ एन एपीआर 62 एंड 478, हमें बताना 58 टर्म क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन स्मार्टली करने वाले होते हैं, ये नहीं कि फॉर्मूला लेके बैठ गए
ए एन टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1d, है ना, यही होता है। आप कहेंगे सर 12th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, ठीक है, फिर आपको 8th टर्म पता है उसमें रख दो, तो यहाँ पे आपको एक और एन, ए की वैल्यू मिल जाएगी, एन आपको पता है, डी की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको जब यहाँ पे 50th टर्म निकालना है तो फिर से आप क्या करेंगे, ए 50 क्या हो जाएगा, ए प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49d, फिर आप करके निकाल लेंगे। ये सब तो सबको आता है, ठीक है, इतना भी नहीं आता तो तैयारी शुरुआती है एपी जीपीएचपी से होती है। अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे। बाकी अब डायरेक्टली कैसे करना है आप ये ध्यान समझिए। मेरे पास 8th टर्म क्या है, 82 है। मेरे पास 12th टर्म क्या है, ये 478 है। और मुझे कौन सी टर्म बतानी है, 50th टर्म बतानी है। तो कैसे करूंगा मैं डायरेक्टली, आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना ऐड हुआ होगा इसके अंदर ये बनाने के लिए। हर टर्म में जैसे 9th टर्म लेता तो मैं एक डी जुड़ जाता, फिर 10th टर्म लेता फिर डी जुड़ जाता, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। तो 4 टर्म आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा 4d जुड़ गया। तो यहां से मैं क्या डी की मान डायरेक्टली निकाल सकता हूं, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने कहा 478 माइनस 82 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरा डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये 82 से अगर मुझे जाना है सीधा 50th टर्म पे तो कितनी टर्म्स बीच में होंगी, ये 8th टर्म है, ये 50th टर्म है, 42 टर्म्स, तो 42d ज्यादा होगा, वो 42d ज्यादा होगी ना ये वाली टर्म। तो आप कहेंगे सर डी का मान इतना है, 42d निकालना है, तो 42 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और ये मेरे पास जो ये वाली टर्म है इसके अंदर जोड़ दो। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। डायरेक्टली कर सकते हैं ना ये, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सब कहानी ए डी ये सब निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। अब यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ गया 21, ये बचा मेरे पास 2 से भी अगर काटेंगे तो या तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो या काट दो। अगर मैं पहले सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 6 आएगा और यहाँ पे 47 में से 8 घटाएंगे तो 39 आएगा। 2 से काट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी 198। 198 को 21 में मल्टीप्लाई फिर 82 ऐड, यूनिट डिजिट देख लो चारों डिफरेंट है तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 1 इंटू 8 8 प्लस 2 10, तो यूनिट डिजिट 0 किस में आ रही है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 4280 यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर जो क्वेश्चंस आपके बाई चांस आपको लगा कि मैं थोड़ा फास्ट चला गया हूं या आपको प्रोबेबिलिटी जिसने डीप में नहीं पढ़ रखी मुझसे उसे समझने में दिक्कत आई है, तो प्रोबेबिलिटी की सारी फ्री क्लासेस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। आप ये वाली प्लेलिस्ट है मैथ्स क्रैश कोर्स करके, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी की सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, वो आप कर लोगे तो कोई भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। सारे कंसेप्ट्स मैंने पहले पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, बाकी आई होप इस तरह के सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह के और सेशंस लेटेस्ट एग्जाम के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे एग्जाम्स हो। आप लोगों से अलविदा लेता हूं फिलहाल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।